जी, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, देखिए फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन ये टफ क्यों बन जाता है? क्योंकि आप इसको एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं सीखते। ठीक, इसमें सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं कि फ्रिक्शन क्या है। व्हाट इज फ्रिक्शन, राइट? क्या है फ्रिक्शन? दूसरा, ये फ्रिक्शन कब लगता है? कोई तरह कैसे लगता है बताओ, कब लगता है और क्यों लगता है? कब एंड नहीं, कब और किधर? कब एंड किधर लगता है? कब लिखो फिर किधर। कब लगता है, किधर लगता है, ठीक बात है। चौथा सवाल है क्यों लगता है, और पांचवा सवाल है कितना लगता है। कितने सवाल हैं? पांच। कौन कौन से? क्या, कब, किधर, क्यों। समझ आ गया? यदि आप इन 5 सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे तो फिर आपके लिए फ्रिक्शन बहुत आसान। ठीक है, तो फ्रिक्शन को समझना है तो अपने को इन 5 सवालों पे फोकस करना है कि फ्रिक्शन है क्या, कब लगेगा, किधर लगेगा, क्यों लगेगा, कितना लगेगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल का जवाब देते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। ठीक, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो सबसे पहली बात यह है कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कांटेक्ट फोर्स। आप समझ चुके होंगे, अगर कांटेक्ट फोर्स है तो ये तभी अस्तित्व में आता होगा जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती होगी। कॉमन सेंस। अरे हाँ यार, और मैंने आपको कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ाया भी है, और ये पढ़ाया था कि जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? मैं आपको ये साबित भी करूंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी दिस फोर्स गेट्स डेवलप्ड ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज। राइट, ये फोर्स क्यों पैदा होता है? चार्ज के इंट्रैक्शन से। ठीक है, इसको मैं आपको अभी साबित भी करूंगा। राइट, जब हम लोग क्यू पर पहुंचेंगे तो ये साबित हो जाएगा। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, बहुत अच्छे। कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और तीसरी बात ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्या बोला मैंने? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। समझ में आ रहा है? अरे कैसी फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग शब्द का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू ये खुद एडजस्ट करता है। समझ रहे हैं आप? सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब है? अपनी वैल्यू को ये कैसे एडजस्ट करता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हमको फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ही इसलिए होती है कि ये अपनी वैल्यू को स्वयं एडजस्ट करता है। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या ये? समझ में आ गया? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक, तो 3 बातें मुख्य हैं। कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सेल्फ। ठीक है, और एक बात हम लोग कह सकते हैं, ये नेचुरल फोर्स है। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो आप समझ चुके ही होंगे कैसा फोर्स है ये, यानी प्रकृति में पाया जाता है, अपने आप पाया जाता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से डेवलप होता है। इट इज अ नेचुरल फोर्स। तो आप इतनी बातें फ्रिक्शन के बारे में कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि फ्रिक्शन क्या है, और एक बेसिक आइडिया फ्रिक्शन का आपको मिल गया। अरे हाँ ना बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोला। दूसरा सवाल, ये कब लगता है? क्या सवाल है? कब लगता है? राइट, तो कब लगता है? जब दो बॉडी, तुम ही बोल दो, नहीं कांटेक्ट में तो होती है, लेकिन जब दो रफ बॉडी, हो गया, चलो हमारा ये काम खत्म, हमारा डिफिनेशन खत्म। ये लगा कवाली चली थी मैं बोलने रही। ध्यान सुनो, जब दो रफ बॉडी कांटेक्ट में हो
उनमें या तो रिलेटिव मोशन हो या इंपेंडिंग मोशन। नहीं समझ पा रहे? आइए आपको समझा। क्या कहा मैंने? कब लगेगा? मरे हुए लोग को बोलते क्यों नहीं हो? आई रिक्वेस्ट ऑल द डेड बॉडीज, अरे बताओ। जब तो ऐसा लगता है कि लोगों का कि बस अब क्लास के बाद 4 लोग कंधे पे लेके जाएंगे। राम नाम सत्य है, मुर्दा अपना मस्त है। अरे हाँ ना बोलो। कुछ तो ना इसी में देख रहे हैं। क्या सामने जिंदा देख के क्या करेगा? कभी कभी बताया जाए, जब 2 रफ बॉडी कांटेक्ट में हो और उसमें या तो रिलेटिव मोशन हो या इंपेंडिंग मोशन। अब रिलेटिव मोशन तो आप जानते हैं, यानी एक रुका हो दूसरा चल रहा, दूसरा रुका हो ये चल रहा हो, या दोनों ऐसे चल रहे हो कि रिलेटिव वेलोसिटी आए। लेकिन ये इंपेंडिंग मोशन क्या होता है? इंपेंडिंग मोशन मतलब चल नहीं रहा है पर चलाने की कोशिश हो रही है। आप सब एक बार भी यस क्यों नहीं बोलते? ये किस्तों में यस ये लग रहा है जितेंद्र की फिल्म चल रही है। आया 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 तोहफा तोहफा तोहफा। बहुत खतरनाक लोग हैं, इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं। हो सकता है जैसे जैसे समझ में आ रहा वैसे वैसे बोल रहे हैं। हाँ 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 ये भी हाँ। इंपेंडिंग मोशन का मतलब यह है कि बॉडी चल नहीं रही है लेकिन चलाने की कोशिश हो रही है। जैसे ये चेयर आपके सामने रखी है, इस पे भी लोग 3-4 लोग भी अलग अलग बोल रहे हैं और कोई तो बाकी बोलते ही नहीं। चेयर है यहाँ पर, क्या ये चल रही है? चलाने की भी नहीं, चलाने की कोशिश हो रही है। इसको कौन चला रहा है? अरे मेरे साथ कोई चुड़ैल खड़ी है क्या? दिखाई नहीं दे रही है, कैमरे में आ रही है, वो तुम्हारी फोटो है। समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? कब लगता है बॉडी में? लिखना चाहिए जब रफ सरफेस। कौन सा? रफ सरफेस कहना चाहिए। रफ बॉडीज कहिए, जो कहिए आप। रफ बॉडीज आर इन कंटैक्ट एंड देयर इज रिलेटिव और इंपेंडिंग। नहीं समझ में आया? क्या होना चाहिए भाइयों बहनों? रिलेटिव या जैसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिए। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सुनो, इस पे एक मैंने ब्लॉक रख दिया, दोनों रफ है। मुझे बताइए यहां फ्रिक्शन लग रहा है नहीं लग रहा है? आना बोलो, कब तक नहीं लग रहा है? क्या ये चल रहा है? मैंने बोला क्या ऐसा? क्या ये मोशन में है? मलिक छो, क्या ये मोशन है? क्या इस पे कोई इंपेंडिंग मोशन है? कोई चलाने की कोशिश कर रहा है? कोई फोर्स है तो चला रहा है इसको? पापियों, हाँ ना बोलो। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट। एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन। अब बताओ इस पे फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? हाँ ना बोलो। नहीं लग रहा? अरे गलत बोल रहे हैं। अरे ना ना, हाँ हाँ क्या कुछ तो निकाय पढ़वा के जाएंगे। अरे बोलो, लग रहा नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं नहीं, लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा। एक तो ये क्लास में जोर लगाते रहते हैं
भाई अगर रास्ता चेंज हो गया ना तो तुमने कुछ नीचे पहना भी नहीं होगा। अरे नहीं, अजीब अजीब क्लास बैठे डिस्टर्ब करते रहते। ध्यान से सुने भाई, बेटे बहन इधर देखो, उनका बड़ा मुंह है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको बिस्तर डाल के सोना है। यहाँ एमजी लग रहा है, यहाँ नॉर्मल लग रहा है। भाइयों बहनों, कोई चलाने वाला फोर्स नहीं है। आप कह लीजिए ये दोनों तो है पर इनका रिजल्टेंट 0। So there is no any force which causes the impending motion. कोई impending motion cause करने वाला फोर्स यहाँ पर नहीं है। सत्य वचन की घड़ी है या नहीं है? राइट। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये 8 न्यूटन का फोर्स है और बॉडी रेस्ट पे है, अब बताइए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे हाँ या ना? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल कौन रोके बैठा है? फ्रिक्शन। एवरीबडी गॉट द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? अगला सवाल पूछेंगे? अरे हाँ ना बोलते रहो, बहुत इजी सवाल कर रहे हैं आपसे। एक ब्लॉक है, ये सुनो, नाउ इट इज ऑन इंक्लाइन प्लेन, और भाई और बहनों ये रेस्ट पे है। वही बात है, रफ है। यहां मुझे बताइए इसमें फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। अब मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे। हाँ जी, लग रहा है। दीदी आप बताएं। लग रहा है। बहन आप बताएं। लग रहा है। बहन क्यों लग रहा है? बहन यस। क्या कोई फोर्स है जो चलाने की कोशिश कर रहा है? कौन सा है? पर ये चल कोई तो है। कौन है? गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत? तो क्या ये पिक्चर क्लियर हुई? कब लगता है? कब लगता है? जब बॉडी या तो, अब अगर मैं आपसे ये कह देता, एक सिंपल सा सवाल कर दूं कि अगर बॉडी स्लाइड कर रही है, क्या कर रही है? स्लाइड। तो बताइए इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। भैया मोशन में है ना, तो या तो क्या हो, रिलेटिव मोशन हो, या तो फिर तभी लगेगा फ्रिक्शन, अदरवाइज फ्रिक्शन लगने की कोई गुंजाइश। तो यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई कि भैया रिलेटिव मोशन है या इंपेंडिंग मोशन है, या दोनों में से अगर कुछ नहीं है तो फ्रिक्शन लगने का सवाल पैदा कंफर्म। कोई दिक्कत? एक छोटा सा सवाल पूछे क्या? नहीं पूछ ले। आओ जी, मैं बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल ही सड़ा क्वेश्चन, इट्स क्वाइट बदबूदार। ये मास है 10 kg। कितना है? 10 kg। कोई समझ नहीं पाया। एक फोर्स मैं ऊपर की ओर लगा रहा हूं भाइयों बहनों, दैट इज 50 न्यूटन। मुझे बताइए इस बॉडी के बारे में, इस पे फ्रिक्शन लगेगा या नहीं? बहुत आसान सवाल कर रहा हूं, लगेगा या नहीं? लगेगा? जवाब है नहीं। देखिए एक बात समझिए मेरे, नहीं आप रुक जाओ, आप होल्ड ऑन। एक बात समझिए, जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप सबसे पहली जो चीज तो सवाल सुना करें। दूसरी चीज ये है कि सवाल जब आपसे पूछा गया है तो जिसके अकॉर्डिंग मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, आप वैसे ही सोचा करें। अगर आप जरा सा भी बुद्धि का उलटफेर करोगे तो आप गलत जवाब देते। आपके पास में बहुत इंटेलिजेंस है, तगड़ा इंटेलिजेंस है। आप अगर कहते हो नहीं कि मेरे पास मतलब दिमाग नहीं है, तो आप 2021 में किसी के पास दिमाग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। 22 में होगा, 22 में नहीं होगा, कोई बात नहीं, भैया ने पहले से प्लानिंग कर ली, भगवान उनका साथ है। भैया आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ यही बॉडी पे चलाने वाला फोर्स है? एक और भी तो होगा, mg sin 30 डिग्री। हाँ ना बोलो, mg कितना है?
m कितना है 10, g कितना है sin 30 कितना है, क्या 50 आएगा? भैया एक बात बताओ, नेट फोर्स क्या हो गया? क्या चलाने वाला फोर्स कैंसिल हो गया? कोई चलाने की कोशिश कर रहा है तो नेट फोर्स अगर 0 है तो इंपेंडिंग मोशन आएगा, और जब इंपेंडिंग मोशन नहीं आएगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा। यूज द कॉमन सेंस। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है, कब लगता है फ्रिक्शन? जब रफ बॉडीज कांटेक्ट में हो और देयर इज रिलेटिव और कंफर्म है। कोई समस्या? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो बताएं। हो गया सबको क्लियर? तो कितने सवालों का जवाब हम लोगों को मिल चुका है? पहला क्या है, क्या है फ्रिक्शन? दूसरा सवाल, कब लगता है फ्रिक्शन? सबको क्लियर हो रहा है? तो आपको सचेत अवस्था में क्वेश्चन को देखने की जरूरत है। यू हैव टू बी कॉन्शियस व्हाइल डीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन, राइट? क्योंकि लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी तो एक मुख्य प्रश्न है। अरे हाँ ना बोलिए। तीसरा सवाल, किधर लगता है? डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। देखिए किधर लगता है, जाहिर सी बात है कब लगता है? जब रिलेटिव या इंपेंडिंग मोशन, हाँ या ना? यानी बॉडी या तो चल रही हो या चलने की कोशिश हो रही हो। भाइयों बहनों, जो फ्रिक्शन होता है उसका डायरेक्शन हमेशा जो बॉडी कांटेक्ट में होती है उसके रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है। क्या? रिलेटिव मोशन के, या फिर कह लो इंपेंडिंग मोशन के अपोजिट। किधर किसके अपोजिट होता है? जिधर चलना चाह रही हो उसके अपोजिट, या जिधर चल रही हो रिलेटिवली उसके अपोजिट। क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो डायरेक्शन क्या होता है जरा बताएंगे आप? जस्ट अपोजिट। क्या चीज? जस्ट अपोजिट टू रिलेटिव और क्या? इंपेंडिंग मोशन। किसके अपोजिट होता है? यार बोलते नहीं आप। रिलेटिव या, और कहां लगता है? जहां बॉडी का कांटेक्ट होता है, यानी हम उसे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंशियली लगता है। कैसे लगता है? समझ में आ रहा है? टेंजेंशियल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंशियल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? कहां लगेगा? जो पॉइंट कांटेक्ट में हो। और किधर लगेगा? जिधर इंपेंडिंग मोशन हो रहा हो उसके अपोजिट। क्लियर है? लेकिन जब मैंने डायरेक्शन इसका बताया है तो आप यहां पर गलत फहमी का शिकार मत हो जाइएगा। कई बारी एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाता है कि जो बॉडी होती है, जो फ्रिक्शन होता है वो बॉडी के मोशन का विरोध करता है। क्या सेंटेंस बोला मैंने? फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ बॉडी। लेकिन गलत बात है। समटाइम्स फ्रिक्शन कॉजेज द मोशन ऑफ बॉडी। अरे हाँ या ना? मैं आपको समझाता हूं, आप मेरी बात समझ पाएंगे। देखिए, अगर दुनिया में कोई बॉडी कांटेक्ट करके मोशन कर रही है, कैसे? कांटेक्ट करके, यानी विद कांटेक्ट देयर इज मोशन, राइट? अरे आप बोलते नहीं आप लोग। क्या? विद देयर इज। तो वो तीन तरह का हो सकता है। पहला स्लाइड या स्लिप, स्लाइड करना, स्लिप करना। दूसरा रोल, और तीसरा वॉक। ठीक? कोई या तो स्लाइड करेगा या फिर समझ में आ रहा है? कांटेक्ट वाले तीन मोशन हो सकते हैं। स्लाइड करने का मतलब सरकना, समझ सकते हैं। रोल करने का मतलब, रोल का तो समझे हैं आप, रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन, जैसे साइकिल के पहिए। हाँ या ना? ये वही कर सकता है जो गोल हो। ओनली दो स्टैंड रोल विच आर,
हाँ या ना? और वॉक की जहां तक बात, वॉक हमेशा लिविंग बॉडी करेगी, नॉन लिविंग बॉडी नहीं करेगी। जैसे हम लोग वॉक करते हैं, लेकिन कोई ब्लॉक या ये चेयर ये वॉक नहीं करेगी। रोबोट भाई जिसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आदमी जैसा वॉक करने में, अब एकदम बिल्कुल उसके पीछे पड़ जा रोबोट, सोफी, अन्ना हजारे, वो भी किसी के हाथ के रोबोट है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब रोबोट का मतलब ये भगवान के हाथ के रोबोट है, मतलब मेरा पॉलिटिकल नहीं है और वीडियो भी शूट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। मैं उन अन्ना हजारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात, कई लोगों का नाम, ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? तो भाइयों और बहनों, मोशन जो है वो 3 तरह से कांटेक्ट में हो सकता है। हम लोग रोल की बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे, क्योंकि रोलिंग पढ़े नहीं तो उसकी बात करना गुनाह है। सही बात है, लग रहा है गीता पे हाथ रख के झूठ बोल दिया, गीता मर गई। देखो, रोल की बात नहीं करेंगे, हम स्लाइड की बात करेंगे या वॉक की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे सवाल करूंगा, ठीक है? अगर स्लाइड हो रहा है तो बहुत सिंपल है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट या इंपेंडिंग मोशन के। अब मैंने एक ब्लॉक रखा, मुझे बताओ इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? अभी लगी नहीं रहा, ये पता नहीं कैसे लोग कहते हैं ना मोशन क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, मोशन गधे कहीं के। मैं कहता हूं ये ब्लॉक रेस्ट पे है और इधर फोर्स लग रहा है, अब बताओ राइट लग रहा है लेफ्ट लग रहा है? कह देखो बता कह रहे कह रहे लेफ्ट, और कहां लगेगा? जहां कांटेक्ट है उसी के कहीं। मैं यहां पर एक बात और जोड़ना चाहता हूं भाइयों, ये नेचुरल फोर्स है तो जाहिर सी बात है ये रियल फोर्स, और अगर ये रियल फोर्स है तो ये जोड़े से होगा। कैसे होगा? अकेले कौन होता है? जोड़े से कौन है? रियल जोड़े से। इसका मतलब ये है ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन सिर्फ नहीं लगाता, ये भी इस पे फ्रिक्शन लगाता। अरे हाँ ना बोलो, फ्रिक्शन हमेशा जोड़े से होता है। हमें जिसको पढ़ना है उस पे फ्रिक्शन दिखाते हैं, जैसे मुझे इस बॉडी पे पढ़ना है तो बॉडी पे दिखाएंगे। अरे हाँ या ना? अभी हम लोग ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे तो हम दोनों पे फ्रिक्शन दिखाएंगे। पता नहीं समझ पा रहे नहीं? तो भाइयों और बहनों, ये तो आपके समझ में आ गया इंपेंडिंग मोशन जिधर होगा उसके अपोजिट। अब जैसे मैं वॉक कर रहा हूं, आप लोग वॉक करते हैं ना? यस सर। तुम अकेले नहीं करते भाई, और भी लोग हैं मोहल्ले में। ध्यान सुनो, जब आप चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? जिधर आप चलेंगे या अपोजिट? हैं? अपोजिट नहीं, जिधर आप चलते हैं। मैं आपको बता, आप लोग चलना जानते हैं? अरे वाह, जब आप चलते हैं तो चलते वक्त एक पैर जमीन पे है और एक पैर हवा में। फ्रिक्शन किस पे लगेगा? जो जमीन के कांटेक्ट में, जो हवा में है। वो हमेशा हवा में नहीं रहता। और देखो भाई, कहाँ चलते वक्त करे शक्तिमान का क्या होगा? गंगाधर ही बैठा। हाँ, चलते वक्त एक पैर हवा में, हाँ ये नींद में ऐसे चलते हैं, एक पैर जमीन पे एक पैर, यही कर करके तुमने अपनी सारी पैंट फाड़ दी है। बताया जाए भैया, एक बार तो फ्रिक्शन इसी में तो लगेगा। आप सोचो तो, अब ये वाला हवा में रखेंगे तो हम बताएं कैसे पाएंगे। तो ये है
ये पैर है। अब ये जो पैर है इसको मैं पीछे की तरफ धक्का दूंगा ना, घसीटूंगा ना पीछे। अरे ऐसे तो भैया तो बना नहीं समझ बात है ये अभी देर से सोचे जा रही, अच्छा ऐसे चलते हैं हमको तो चल रहे ऐसे वाले। अरे भैया जब आप चलते हैं तो अपने पैर को ऐसे ही तो करते हो, पीछे पीछे घसीटने की कोशिश करते हैं हम। घसीटने की कोशिश तो करें, यस सर। अरे कोशिश करते हैं, आगे सेंटेंस ये हो बनेगा पीछे। भाई आओ शाहरुख खान, वो ऐसे कर रहा है। इधर देखो गरीबों के शाहरुख खान। भैया ये पैर जो है आप पीछे की तरफ घसीटने की घसीटाता, क्योंकि अगर घसीटा गए तो यहीं लगा जाएंगे। आप सोचो बेटे ये क्या मुशायरा चल रहा है क्या? बोलो भैया समझ में? तो आप पैर घसीटाने की कोशिश करते हैं पर घसीटाता, यानी आप अपने पैर में इंपेंडिंग मोशन क्रिएट करते हैं। yes, क्या क्रिएट करते हैं? किधर की तरफ? पीछे की तरफ। तो आप पे फ्रिक्शन जिधर आप चलते। अब मुझे बताओ वॉकिंग में फ्रिक्शन ने मदद की या विरोध किया? और स्लाइडिंग में तो विरोध करता है किसमें? स्लाइडिंग। मदद किसमें करता है? समझ में नहीं गया नेटवर्क। कंफर्म है? कोई दिक्कत? तो फ्रिक्शन किधर लगता है? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन और इंपेंडिंग मोशन। एनीवन माइंड? हैव एनी प्रॉब्लम? नो। तो हम लोग को कितने सवालों का जवाब मिलेगा? कौन कौन? अच्छा एक बात बताओ, वॉक के दौरान स्लाइडिंग होती है? कभी तुम का मोबाइल चलता यार, वॉक के दौरान स्लाइडिंग होती है? वॉक के दौरान स्लाइडिंग कहाँ होती है भाई? वॉक के दौरान आपका पैर स्लाइड करता है क्या? मैं यार वॉक के दौरान पैर स्लाइड करता है क्या? अगर स्लाइड कर जाएगा तो वॉक कहाँ कर पाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉक के दौरान आपसे पूछा जाए कैसा फ्रिक्शन लगता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, वॉक के दौरान स्लाइडिंग नहीं होती। हम रोलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हैव यू गॉट द आंसर और नॉट? तो हमारे 3 सवालों का जवाब हो चुका है। कौन कौन? क्या, कब, किधर। ठीक, तो 3 सवाल हमारे मिल चुके हैं। इन 3 सवालों को हम मिटा देते हैं। अब सवाल चौथा क्या है? क्यों लगता है? Why this force acts on body? Yes, क्यों लगता है? तो क्यों लगता है इसके लिए 2 थ्योरी है, एक पुरानी थ्योरी है और एक नई थ्योरी है। तो पुरानी वाली थ्योरी कोई खास काम की नहीं है, नई वाली थ्योरी काम की है। आइए आपको समझाते हैं। पुरानी वाली थ्योरी क्या कहती है? पुरानी वाली थ्योरी कहती है कि जब भी कोई 2 रफ सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, क्या चीज? तो एक्चुअली रफ सरफेस की बनावट आप देखेंगे तो उसमें ऐसे गड्ढे और उभार होंगे, राइट? ग्रूव्स एंड ब्रिजेस, राइट? और जिस बॉडी को आप रख रहे हो उसमें भी ग्रूव एंड ब्रिजेस होते हैं। तो ये ग्रूव एंड ब्रिजेस क्या करते हैं? इंटरलॉक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इंटरलॉक बना देते हैं। अब आप बताओ, ये बॉडी तो अभी रखी हुई है चुपचाप, ना मोशन है रिलेटिव और ना इंपेंडिंग मोशन, बिकॉज यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स टू कॉज द मोशन, राइट? तो देयर इज नो relative motion or there is no impending motion. Yes or no? Is that clear to everyone? अगर आप जैसे ही यहां पर इंपेंडिंग मोशन क्रिएट करना चाहेंगे तो ये इंटरलॉक इसके जाने के अपोजिट एक फोर्स लगा देगा जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। परंतु भाइयों और बहनों, ये थ्योरी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। उसका रीजन ये है कि आप ऐसा पाया गया, इट इज ऑब्जर्व्ड, राइट, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स बढ़ा दें, यानी इसको हम कस के दबा दें या उसके ऊपर कुछ और भी रख दें,
तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा है कांटेक्ट में वो बढ़ जाता है। फ्रिक्शन क्या हो जाता है? इस सवाल का जवाब क्या है? क्यों? ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है भाई? इंटरलॉक तो इंटरलॉक, अरे हाँ ना। तो ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन ठीक से नहीं करती। तो मॉडर्न व्यू क्या है वो समझ लो। मॉडर्न व्यू कहता है भाई और बहनों कि जैसे ये सरफेस, यदि ये रफ है, कैसा ये भाई और बहनों क्या है? रफ। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मॉलिक्यूल होगा, इसके पास जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, दे आर एक्सपोज्ड। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कोई भी सरफेस है, अगर वो चिकना है तो उसके मॉलिक्यूल जो है एक्सपोज्ड नहीं। जैसे ही थोड़ा सा हम रफ करेंगे क्या होगा? थोड़ा सा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्सपोज्ड। इमेजिन करिए आप, हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि रफ होने से थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ाता हो जाएगा। अरे यार, क्या इसके साथ भी यही बात होगी? बोलो। तो यहां मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होगा, यानी पॉजिटिव का निगेटिव से इंट्रैक्शन होगा। आप कहेंगे जी निगेटिव का निगेटिव से भी तो होगा, तो निगेटिव का निगेटिव से तो होगा, लेकिन उस पर हावी हो जाएगा पॉजिटिव का निगेटिव। चार्ज की वजह से ये इंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और ये जो इंट्रैक्शन होता है ये 1/10,000 पार्ट्स में होता है। मतलब समझिएगा, जैसे कोई बॉडी का एरिया है, कुछ भी एरिया है, जब उसको आप कांटेक्ट में रखते हैं तो ये जो बॉन्ड आपको मैंने बताया कि ये बनता है, ये बॉन्ड एरिया के लगभग 10,000वें हिस्से में बनता है। कितने हिस्से पे यार? कितने हिस्से पे? 10,000वें हिस्से। समझ आ रहा है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर? जैसे मैंने ये बॉडी लिया, इसमें आपको दिख रहा है कितना एरिया? जब आप रफ सरफेस को कांटेक्ट में रखोगे तो ये बॉन्डिंग पूरे में नहीं बनती है, 10,000वें हिस्से में। अब इस मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वजह से जब भी आप इसमें इंपेंडिंग मोशन या रिलेटिव मोशन कॉज करना चाहोगे तो ये मॉलिक्यूल की मोहब्बत एक अपोजिट में फोर्स लगा देगी। नाम क्या है? तो फ्रिक्शन क्यों डेवलप हुआ? मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वजह से। अरे हाँ है ना? विच इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है ये? बोलो भैया, कैसा? कंफर्म है? भाई और बहनों, जब आप इसको दबाते हो यानी आप फोर्स बढ़ाओगे, फोर्स बढ़ाओगे आप। अरे हाँ ना बोलो। जब भी आप क्या करोगे? फोर्स को बढ़ाओगे तो क्या होगा? ये जो बॉन्डिंग होती है ये बढ़ जाती है, ज्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करने लगते हैं, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो भाइयों और बहनों, अगर आज की हम थ्योरी जाने, आज मॉडर्न थ्योरी जाने, तो वो थ्योरी कहती है कि इस किसी बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट में है सरफेस, उनके मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से ही फ्रिक्शन डेवलप होता है। अरे हाँ या ना? क्या डेवलप होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया? विच आर इन कॉन्टैक्ट। समझ में आया भाई और बहनों? अरे हाँ ना बोलो। तो दो बातें हमको समझ में आ गई कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होता है जो कॉन्टैक्ट में। कितने सवालों का जवाब मिल चुका है? कौन कौन? क्या, कब, किधर, क्यों? राइट? और आखिरी सवाल क्या बचा है? कितना। यही सबसे मेन है, हालांकि मेन ये भी है। हमको इस डिस्कशन में एक बात तो समझ में आ गई है कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो दो चीजों पे निर्भर कर रही है। कितनी चीजों पे? दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। पहला, ये सरफेस कैसे, जैसा खुरदुरापन, जैसी रफनेस वैसा इंट्रैक्शन। अरे यार, जैसा रफनेस वैसा इंट्रैक्शन।
तो पहला चीज निर्भर कर रहा है सरफेस के नेचर, दूसरे लफ्जों में खुरदुरापन, रफनेस कह सकते हैं। नेचर या आप ऐसे बोलते हैं रिलेटिव नेचर ऑफ टू सरफेसेस, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, ये बॉडी इस सरफेस को कितने से दबा रही है। अरे बोलो यार, कितना दबा रही है इस पे भी तो निर्भर करता है। तो भाइयों और बहनों, कितना फोर्स लगता है ये दो चीजों पे निर्भर करता है। अब हम इन दो चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक काम करिए आप लोग, ये जो है इस तरह से नहीं लिखा हुआ आपके नोट्स में, तो एक पेज आप लोग A4 पे लिखते हैं ना, मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप लोग A4 पे ऐसे लिख लीजिए, उसको चिपका लीजिएगा नीचे, सही रहेगा। अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मत करो, कोई बात नहीं। एक मतलब इसको ऐसे लिखोगे तो की पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। आप इसको ऐसे लिख लीजिए तो मैं मॉड्यूल भी पढ़ा देता हूं, ठीक है। जल्दी से इसको कर लीजिए, मॉड्यूल लाइए, मॉड्यूल। जल्दी से लिखो, जल्दी से, इसको सजावट उजावट ना करो, जरी गोटे का काम नहीं करना है आपने को, फास्ट। ये सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं। देखो, रियल फोर्स लिखने का क्या मतलब है, जोड़े में पाया जाएगा, ठीक है, लिखिए। थोड़ा तेजी से लिखिए, निवेदन है आपसे। क्या, कब, किधर और क्यों, कैसे लग रहा है। जो क्वेश्चन नहीं है वो भी बता रहे हैं, पर कैसे लग रहा है बताइए। ठीक है, क्या क्या गाना गा रहे, मैंने वो नहीं मिटाया। जल्दी से लेके, इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल। एक आखिरी सवाल का जवाब देंगे और फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। क्लियर। बड़ा सा ब्लॉक रखा था, बड़ा सा पड़ रहा नीचे, और रिंग भी क्या है, देखो चाचा, जल्दी करें। हैव यू डन? रिंग भी, अच्छा रिंग लैम्प, चलो गुड। इधर ही रखिए, सभी इसको यहाँ देखिए, हाँ जी, सभी के पास मॉड्यूल है, प्लीज ओपन द मॉड्यूल। बोले, बोले जाए, प्लीज लिसन। बताइए,
देखिए पेज नंबर 128 फ्रिक्शन। टॉपिक दिख रहा आपको, उसमें सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल्फ एडजस्टिंग रियल फोर्स, राइट। फ्रिक्शन फोर्स इज एन क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल्फ एडजस्टिंग रियल फोर्स। अगला पॉइंट क्या लिखा है, फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग पेयर, ये तो आपको मैंने बता दिया, comes into existence only when two rough surfaces are in contact and there is a relative motion between them or impending motion. ब्रैकेट में क्या लिखा है impending motion के लिए, motion that would take place if friction is absent but does not actually take place. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो होता, लेकिन है तो इसलिए नहीं होता। Under the applied external force responsible for motion, भाई इंपेंडिंग तभी हो सकता है जब कोई एफएम होगा, मतलब कोई चलाने वाला, बोलो यार। अगला, द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इफ बॉडीज आर मूविंग और इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग मोशन अंडर द अप्लाइड फोर्स। अब देखो अगला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है जो मैंने बताया, it is a general misconception that friction always opposes the motion. It is not really true. In many cases, friction causes the motion. अगले पेज पे जाइए, रीजन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स में ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू लिखा है, तो आप ओल्ड व्यू को छोड़िए, मॉडर्न व्यू पे आइए। कहता है फ्रिक्शन इज अराइज on account of strong atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual. The force of friction depends on, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करिए। The force of friction depends on interaction force between two surfaces and the nature of two surfaces which are in contact. ठीक, कंफर्म है? इतना समझ में आ गया सबके? चलिए हम लोग आखिरी बात करने जा रहे हैं भाई और बहनों, और इस लास्ट बात पे आप ध्यान दें, क्लियर? लास्ट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि कितना लगता है, क्योंकि यही मेन बताया थे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू, एक नेचर पे, नेचर ऑफ सरफेस, अरे यार बोलो किस पे, नेचर ऑफ सरफेस, या आप कह सकते हो इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इंट्रैक्शन ऑफ, अरे बोलो यार इंट्रैक्शन ऑफ, चलो नेचर ऑफ सरफेस की इंट्रैक्शन, और दूसरा कितने से आपने दबाया, एक तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा खुरदुरापन होगा उतना मॉलिक्यूल एक्सपोज होंगे, पापियों हाना बोलो, और दूसरा कह लो इंट्रैक्शन, यहां पर लिखना ठीक नहीं, इंट्रैक्शन तो सिर्फ एक्सपोजर पे डिपेंड नहीं करता है, आपने कितना उस पर दबाया है, कितना उस पर फोर्स लगाया है, उस पर भी तो डिपेंड करता है, अरे हाँ या ना, यानी बॉडी फोर्स ऑफ बॉडी ऑन सरफेस, जो बॉडी सरफेस पे फोर्स लगाती है, यानी कितना दबा रही है इसको, कम दबा रही, ज्यादा दबा रही, तो ये तो हमारे जज्बात हैं, बोलो यार, नेचर ऑफ सरफेस, खुरदुरापन, कितना दबा रही है, ये भी जज्बात है भाई, ये कोई क्वांटिटी तो है नहीं, तो फिर हम इसको निकालेंगे कैसे? तो भाइयों और बहनों, नेचर ऑफ सरफेस को डिफाइन करने के लिए एक क्वांटिटी हम बनाएंगे, उस क्वांटिटी का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम है? ये एक ऐसा टर्म है, एक्चुअली ये कांस्टेंट वैल्यू है, अभी लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ाऊंगा उसमें ये आएगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है एक्चुअली, ये एक तरह का प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन म्यू एक टर्म है जो डिफाइन करता है नेचर ऑफ सरफेस, उसके खुरदुरेपन को, उसकी रफनेस को, राइट? अरे हाँ ना बोलो,
भाई और बहनों, म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको कहते हो कोएफिशिएंट ऑफ, हिंदी भाषियों के लिए घर्षण गुणांक। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो। इसे क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक ऐसा टर्म है जो सरफेस की रफनेस को बताता है। क्यों? जितनी ज्यादा रफनेस होगी, एक्सपोजर उतना ज्यादा होगा, इंटरेक्शन उतने ज्यादा होंगे। हाँ ना बोलो। लेकिन भाइयों बहनों, एक समस्या आ गई। समस्या बताएं? बोलो भैया। क्या हम समस्या बताएं? आइए समस्या को समझने की कोशिश करें। क्लियर है भाई? म्यू क्या कर रहा है? रफनेस को बता रहा है। जितना ज्यादा रफ होगा उतना म्यू ज्यादा होगा। क्लियर? जितना ज्यादा स्मूथ होता जाएगा सरफेस, म्यू उतना ही। आमतौर से म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर मैंने म्यू की वैल्यू दिया 0.3 और एक सरफेस के लिए दिया 0.4, कौन ज्यादा रफ है? मैं यार बोली नहीं। 0.4 वाला, 0.3 वाला कम रफ है। कंफर्म है? कौन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा? किसका मॉलिक्यूल? पक्की बात है। लेकिन अगर हम कह दें आपसे कि इसको हमने स्मूथ किया तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी। अगर आपसे कहा जाए स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0। कितनी होती है? 0। परंतु भाइयों बहनों, यहां एक बात और है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कहा जाए वेरी स्मूथ सरफेस है तो म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि वेरी स्मूथ होने से म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा कैसे हो गई? भाई म्यू की वैल्यू किसको डिफाइन करती है? इंटरेक्शन को। किसको? जब आप बहुत स्मूथ कर देते हो, यानी जब आप बहुत सरफेस स्मूथ कर दोगे तो इनके बीच में एयर गायब हो जाएगा। एयर गायब हो जाएगा, इंटरेक्शन बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना स्ट्रांग इंटरेक्शन हो जाएगा कि म्यू की वैल्यू अचानक से बहुत। पर ये केस आपको कभी जिंदगी में मिलने वाला, आपको या तो रफ मिलेगा या स्मूथ मिलेगा, यानी म्यू या तो 0 या तो म्यू की कुछ वैल्यू विच विल बी लेस देन 1। आप खुद बताओ, अगर मैं दोनों सरफेस के बीच में कोई लुब्रिकेंट डाल दूं तो म्यू को ये घटाएगा कि बढ़ाएगा? क्यों? इंटरेक्शन कम हो जाएगा। बोलते हैं किसको क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन कम हो जाएगा। बोलो भैया, इंटरेक्शन कम हो जाएगा। इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अरे यार, घातक लोगों बोलते हैं आप क्यों? इंटरेक्शन कम हो जाएगा। जैसे आप लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं मशीनरी में, तो ग्रीस क्या करता है? म्यू को कम कर देता है। म्यू कम होने से फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से उसमें घिसावट कम होती है, उसकी जो टियरिंग होती है, वियरिंग टियरिंग, वो कम होती है। आपके समझ में नहीं आता? आ रहा है? वेरी स्मूथ आपको वेरी स्मूथ क्या पूछ रही बहन? किस केस में होगा? नहीं होगा किसी केस में अपनी पढ़ाई। आपने महसूस किया होगा जब 2 ग्लास आप लेते हैं, एकदम चिकनी ग्लास, और जैसे ही कांटेक्ट में आप लाते हैं वो सरकता नहीं। जानते हैं क्यों? जैसे आपने रखा, बीच में वैक्यूम आ गया, एयर भी गायब है। एयर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कम करती है, थोड़ा बहुत, लेकिन जब एयर ही गायब हो गई तो इंटरेक्शन बहुत तगड़ा हो जाता है। आप जैसे ही थोड़ा सा एयर क्रिएट करते हो, फौरन सरक जाता है। अरे हाँ ना बोलो। तो बहन, वेरी स्मूथ आपकी पढ़ाई में नहीं आएगा, उसके पीछे तबाह होने की जरूरत नहीं है। अपने को वेरी स्मूथ में नहीं जाना। एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, एस सी वर्मा में, मैंने बता दिया।
जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? अदरवाइज इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने को खाली चिंता म्यू जीरो म्यू लेस करना। म्यू जितना ज्यादा उतना खुरदुरापन ज्यादा होगा। जितना म्यू ज्यादा होगा खुरदुरापन उतना ही, रफनेस उतनी ही। परंतु भाई बहनों यहाँ तो एक धोखा होने वाला है। आइए इस धोखे को समझते हैं। मुझे 2 लोग चाहिए, अंकल एंड अंकल के पीछे वाले आ जाइए, जल्दी आइए अंकल, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ आइए जल्दी आओ चाचा, इधर आओ, वो चल्ला उठाओ, ये पटरा उठाओ, दोनों लोग पकड़ो, दोनों लोग ये बॉक्स रखो भैया, तुम बॉक्स ही हटा दिए, ये छले में निकलोगे क्या तुम? आग जला के दे रहा है, पलटो इसको, पलटे। यस, आप पढ़े लिखे? यस और नो? इसको पकड़े रहना, ठीक भाई? बस हो गया, हमें ना छुपा दो, ध्यान सुन, बोला जाए। दीदी दिख रहा है? थोड़ा इधर, मैं पेट क्यों दिखाऊंगा? तुम क्या हो रहा भाई? अपने आप को देखो, ये जैकेट पहना हुआ है, नहीं तो मध्य प्रदेश बाहर आता। मध्य प्रदेश नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास मध्य प्रदेश नहीं है। तुमने जो चुटकुला मारा है, मेरे पेट की सारी हड्डी टूट गई। ये देखो भाई, तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है? ये सेमी ठाकुर ना बनो, बसंती कुत्तों के सामने मत नाच। वो वीरू बोला था, ये दोनों रोल कर लेते हैं। हाँ, हाथ मोड़ के ठाकुर भी वीरू बताया जाए। और बसंती तुम चुप रहो भाई, क्योंकि बोलने की आदत तो है नहीं, बोले जा रहे हैं। ध्यान सुनो बेटा, आप पहले एंजॉय कर लो जितना, एक तो तुम्हारी हंसी भी फंसी होती है। ध्यान से सुनो बहन, एक बात बताओ, ये बॉडी इस सरफेस पे है? ये मलिच लोग, आपको बेटा इतना तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं, हमें पता है। ये बॉडी रेस्ट पे है, ये सरफेस पे। थोड़ा एहसासोलॉजी करिएगा, लॉजिकल ब्रेन से सोचिएगा इफ यू हैव, ठीक है? ध्यान से, ये बॉडी रेस्ट पे है, कुछ खुरदुरापन है, कुछ खुरदुरापन है ना? अब ये अगर इस पे स्लाइड कर जाए तो खुरदुरापन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? यार आप लोग भाई, आपको बोल रहा है अंकल, क्या होगा? रफनेस वही रहेगी या थोड़ा बहुत ही सही फर्क आएगा? थोड़ा आएगा, बहुत आएगा? बहुत तो नहीं आएगा, हैं? अंकल आप बताएं, भैया के साथ है ना भाई? तुम अपना क्या वलीमा करा के आए हो? भैया के साथ क्या मतलब भाई? मतलब जो वो कह रहे हैं वही बात सच है, आप ये कहना चाह रहे हैं भैया के साथ मत बोलो, जमाना खराब है। नीट ने तीसरा ऑप्शन देना शुरू कर दिया तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। बताया जाए तो ये बात सत्य है ना? अच्छा, आपका दिल क्या कहता है कि ये जो घिसावट, एक तो कहां हाथ डाल के बैठे हो, ऊपर से पता नहीं कौन सी हंसियत कर रहे हो भाई। इधर देखो, कोई माता होता आ रही तुमको, प्रीतम भाई दूर रहना, बंगाली चुड़ैल आती है। आप मुझे बताइए, जब ये बॉडी रेस्ट पे थी और जब ये स्लाइड करती है तो खुरदुरापन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? आप कैसे लोग? हो जाएगा। आपका दिल क्या कहता है, कम होगा खुरदुरापन या बढ़ेगा? हैं? कोई बढ़ेगा बोल रहा है। अरे नाखून से घसीट रहे हो क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ बेटे, क्या बकौट रही हो? अरे भैया, स्लाइड करोगे तो खुरदुरापन कम होगा। ये क्या हुआ? जब बॉडी रुकी थी खुरदुरापन कुछ और, स्लाइड कर गई, उसमें वही चल रहा है ना?
जो हम इधर चल रहा वही चल रहा है ना, तो इधर देखो बहन, नहीं तुम तो कैमरे में तुम देख लो, नहीं तुम देख लो बहन, क्या कह रहे हैं? इसमें सरफेस दिख रही थी और इसमें सरफेस नहीं दिख रही है, ये सरफेस नीचे दिख रही है, लो अच्छा नीचे से दिख रही है, आप दिख रहे यार बेटे, कोई तो तुम्हारा ख्वाब भी ना देखे, एक ख्वाब में तुम आओ कि नहीं, तुम्हें देखने के लिए 3-4 ख्वाब देखने पड़ेंगे। उल्लू गई। तो भैया अगर स्लाइड कर गया तो रफनेस चेंज, ओहो सरफेस वही, रुके रहने पे कुछ और खुरदुरापन, चलने पर, चलने का मतलब स्लाइड, नॉट वॉक, कुछ और खुरदुरापन, इसका मतलब खुरदुरापन बदल गया, सरफेस वही, खुरदुरापन अलग, यानी इसी सरफेस पे 2-2 म्यू। एक जब बॉडी रुकी हुई है बेटे, वो खंबा ना होती तो नीचे होती, खंबे के सहारे ना बैठे बेटे, खंबे के सहारे लोग टिक नहीं पाते, नाले में जाते ना, भाई तुम्हें तो पता ही होगा, नहीं समझ में आ रहा आपको? अरे ये बात, इसकी रफनेस चेंज हो जा रही है बॉडी की रुकी हुई अवस्था में, और स्लाइड करने की अवस्था, स्लाइड, चलना नहीं बोलेंगे, चलना तो 3 है, चलना स्लाइड, वॉक और रोल। तो हमको वॉक में स्लाइड होता है, रुका होता है ना, पर नहीं बोल रहा, बताओ करे वॉक में रुका कहां? जो पैर होता है जिसमें फ्रिक्शन आता है वो रुका हुआ होता है कि नहीं होता है? वो भी स्लाइड कर रहा होता है, घूरन नहीं। क्या ये रोल कर सकता है? ओनली दोस्त कैन रोल, विचार को मेरे पेट की तरफ देखे उन्हें पहले इधर देखा है, ये देखो, ये हम क्या लोटते हुए जाएंगे नागिन के जैसे, मेरे नाक को क्यों मारा भैया? ये कैसे सब क्या बता रही है, क्या बता रही बहन? नाक को क्यों मारा भैया? देखो इधर देखो, इन लोग का मानसिक हालत, ये बॉडी रोल कर सकती है बिकॉज इट इज गोल, ये स्लाइड भी कर सकती है, कर सकती है। अरे हाँ है ना, गाड़ी में ब्रेक लगा तो गाड़ी स्लाइड कर जाती है, नहीं? तो जब स्लाइड करेगी तो एक हिस्सा संपर्क में, जब रोल करेगी तब पूरा बॉडी ना लोट के घुस देगा। बोलो यार, इस समय घिसावट और हो जाएगी, तो घिसावट और हो जाएगी तो और चिकनापन आ सकता है, हाँ ना बोलो? इसका मतलब 3 न्यू हो गए, एक रुकी हुई अवस्था में, एक स्लाइड की अवस्था में, और एक रोल की अवस्था में, यानी एक ही सरफेस का म्यू बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन के मुताबिक, बॉडी के क्या, ये तुम उपकार कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन के मुताबिक 3 तरह का म्यू, कितने तरह का? कितने तरह का म्यू? 3 तरह का। पहला, जब बॉडी रुकी हो, म्यू एस, स्टैटिक कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन, जब बॉडी रुकी हो, जब बॉडी स्टेशनरी हो। दूसरी स्टेट क्या है? बॉडी स्लाइड कर रही हो। तीसरी, रोल कर रही हो, है ना? तो जब बॉडी स्टेशनरी होगी तब म्यू एस कहलाएगा। जब स्लाइड करेगी और जब रोल करेगी, क्या म्यू एस से म्यू के कम होगा? क्या म्यू के से म्यू आर कम होगा? क्योंकि भैया जितनी रफनेस कम करते जाओगे म्यू उतना कम होता जाएगा, हाँ ना बोलो? समझ में नहीं आया? Have you got the point or not? अच्छा एक बात बताइए, जब वॉकिंग होगी
तो इसमें से कौन सा म्यू हम लेंगे? म्यू एस, म्यू के, म्यू आर है? म्यू एस। वो बताओ भूरन को जरा, इधर देखो बेटे, कौन सा लेंगे? क्यों? क्योंकि उस वक्त मोमेंटली हमारा पैर हैव यू गॉट द पॉइंट? समझ में ना बेटा हारमोनियम भूल गई तुम क्या देख रहे हो? दुनिया देख रहे हो क्या? देख लिया तो नहीं? चलो उसको वहां रखो और निकलो मोटी गले से। हाँ, पत्नी से निकल नहीं पाएगा, समझ में नहीं? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर तो नहीं है आपको? म्यू का पूरा कच्चा चिट्ठा क्लियर खुल गया? चलो खुले हुए इंसान, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत? कितने तरह का म्यू? हम लोग इस चैप्टर में म्यू आर की चर्चा चलो जी आइए बोले, पढ़िएगा मॉड्यूल में। देखिए एक बात सुन लीजिए, मॉड्यूल की एक एक लाइन बहुत ही जबरदस्त है। आप कतई भी इसकी एक लाइन छांटने की कोशिश ना करें। ऑलरेडी एक कंसाइज मटेरियल है, इससे कम की जरूरत नहीं है, न इससे ज्यादा की। राइट? पढ़िएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में शब्द आते हैं। इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। आगे चल के मैं खुद बता पाऊंगा इसे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, डिग्री ऑफ रफनेस and other environmental factor like dust, impurities, surface oxidation, etc. More is the roughness of surface, higher is the value of mu. But for very smooth surface, its value is very high. और चौथा पॉइंट भी आपको पूरा वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा? पांचवा पॉइंट पढ़िए, there are following three types of coefficient of friction, है ना? कौन कौन से? दूसरा काइनेटिक या स्लाइडिंग। अरे यार इसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक या स्लाइडिंग। और इसको रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यस और नो? सबसे ज्यादा कौन होगा? उससे कम और सबसे कम? समझ में नहीं आया? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए हम लोग एक दूसरे फैक्टर पे चर्चा करते हैं। फोर्स ऑफ बॉडी ऑन सरफेस। अब फ्रिक्शन इस बात पे भी निर्भर करता है कि बॉडी सरफेस को कितने से दबा रही। जब बॉडी किसी सरफेस को दबाएगी तो जवाब में रिएक्शन भी मिलेगा, हाँ या ना? और जो रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? और एग्जैक्टली इसको कौन डिफाइन करता है? नॉर्मल। यानी फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे और नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे निकालते हैं? किसी बॉडी पे नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना पड़ेगा? जैसे मैं कुछ एक का बना दे रहा हूं, ये देखिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रखा, राइट? अगर ये सिचुएशन है तो ये इस सरफेस को mg से दबाएगा। बोलो, mg से ही तो दबाएगा। जवाबी कार्रवाई होगी। क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर? आप एक काम करना, आप वो फोर्स निकाल लेना जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसी के बराबर नॉर्मल कर देना। तो नॉर्मल यहां कितने के बराबर है? पर जरूरी थोड़ी है कि नॉर्मल mg के बराबर। अगर यही ब्लॉक हम इंक्लाइन प्लेन पर रखते, बोलो यार, कैसे रखते? तो mg तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन mg का अगर रिएक्शन बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि सरफेस का परपेंडिकुलर ये है। बोलो, नॉर्मल यहां होगा। तो एक काम करो, आप mg का टुकड़ा कर दो, एक टुकड़ा इधर करो, कौन आ गया? mg, और इधर बता दो। तो अब ये नॉर्मली कितने से दबा रहा है? तो नॉर्मल यहां कितने के बराबर आएगा? mg? नहीं समझ में आया? mg फिक्स नहीं है। नॉर्मल mg के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमको वो फोर्स ढूंढना पड़ेगा जो बॉडी के मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जैसे मान लीजिए दीवार है, दीवार वर्टिकल होती है ना? वर्टिकल दीवार पे ये ब्लॉक है और यहां पर ये mg लग रहा है,
क्या यहाँ नॉर्मल mg के बराबर है? नो, क्योंकि ये mg से दबाएगा थोड़ी। हमने एक फोर्स लगा दिया F नॉट। अब बताओ, जितने से दबाओगे उतना ही जवाबी कार्रवाई होगी। क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर है? ये हो गया नॉर्मल। क्या नॉर्मल अलग अलग हो सकता है? डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या। नॉर्मल निकालना है तो क्या बनाना पड़ेगा? फ्री बॉडी। एक और पूछे क्या? एक और जगह नॉर्मल बताएं क्या? आइए नॉर्मल बताते एक और जगह। राइट, यहां से सुनिए नॉर्मल में देखिए, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास क्या है? m, राइट। और इस पे एक फोर्स लग रहा है F नॉट। कितना लग रहा है? हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा। अब आपसे कहा जाए इस पे नॉर्मल बताइए, तो फौरन आपको क्या करना है? यहाँ mg और इस F नॉट का कंपोनेंट कर देंगे, क्योंकि ये दबाएगा भी और चलाएगा भी। तो F नॉट cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? हाँ या ना? तो भाई और बहनों, अगर आप इसको बनाना चाहें, ढंग से बनाना चाहें, तो आप क्या बनाएंगे? इसको बना लीजिए, अलग से बना लीजिए। ये m ब्लॉक है कि नहीं है? इसका वेट कितना हो गया? mg। इधर की ओर कितना लगा है? F नॉट cos थीटा। अरे ऐसा नो, F नॉट और F नॉट sin थीटा नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे मुझे बताइए, हाँ ना बोलिए। और यहाँ पर ये नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ नॉर्मल कितने के बराबर आएगा? F नॉट sin थीटा प्लस में mg। हाँ ना बोलो। क्या यहाँ नॉर्मल चेंज हो गया? नॉर्मल आएगा आगे। अगर मैं दीवार वाले पे भी सवाल बदल दूं, मैं दीवार वाले पे सवाल बदल देता हूं। देखो, दीवार वाले पे सवाल बदलता हूं। दीवार वाले पे क्या करो, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगाओ, आप एक एंगल पे लगाओ F नॉट थीटा। तो आप F नॉट से नहीं दबा रहे ना, F नॉट का आप तिरछा लगा रहे हो। F नॉट का कंपोनेंट करना पड़ेगा। यहां देखो, ये थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा? और ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसके इक्विवेलेंट क्या कह सकते हो? इसके इक्विवेलेंट आप ये कह सकते हो कि भैया इस ब्लॉक पे एक फोर्स पे mg लग रहा है, अनडाउटली F नॉट sin थीटा ऊपर लग रहा है, बोलो भैया। और यहाँ क्या लग रहा है? F नॉट। बताओ, आप मुझे बताओ, नॉर्मल कितने के बराबर आ गया? कोई दिक्कत है क्या? आपको चैंपियन होना चाहिए बीडी का। किसका? सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट? आपके पास, अच्छा, नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा नॉर्मल नहीं आएगा। कांटेक्ट छूटा, नॉर्मल छूटा। हाँ ना बोलो। कांटेक्ट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। मैंने चर्चा की है वैसे। अरे भूल याद है? तो आइए नॉर्मल फोर्स के बारे में भी देख लेते हैं। हालांकि नॉर्मल फोर्स की चर्चा काफी हो चुकी है, हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। पेज संख्या 111। की है ना? नॉर्मल फोर्स पहुंचे? देखिए लिखा है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द, इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आगे आओ, यहां पर पेज नंबर 129 पे पूरी बातें लिखी है। 129 पे आओ। इन मैकेनिक्स, भाई बहनों, इन मैकेनिक्स द नॉर्मल फोर्स इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां दो बातें लिखी हुई है, इसको छोड़िए, अगले पॉइंट पे आइए। इन जनरल द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स इज प्रोजेक्शन ऑफ नेट फोर्स इंक्लिनेशन फोर्स इन द नॉर्मल डायरेक्शन। सो द नॉर्मल फोर्स वेक्टर कैन बी फाउंड बाय स्केलिंग द नॉर्मल डायरेक्शन बाय नेट फोर्स इंटरैक्शन फोर्स। इट इज एन, अगला पॉइंट क्या लिखा है? नॉर्मल फोर्स विल बी जीरो इफ बॉडी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। कंफर्म है? मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं। क्या आप ये 2 एग्जांपल और लिखकर बनाना चाहेंगे वहां? आप बना लो ताकि और नॉर्मल फोर्स पता चल जाए। आप इसे बना लें इन दोनों को ताकि और नॉर्मल फोर्स पता चल जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो अगले टर्म पे सीखिए। ठीक है, कैसे करना है ये उस पर अगले टर्म पे बात करेंगे। किस पर डिपेंडेंसी होती है बात हो चुकी है, वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है।